प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश पुलिस जिसका फॉर्म आप सब भर चुके हैं, करेक्शन की डेट आ चुकी है। अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटियां हैं तो आप उसे करेक्ट करा लें। और सबसे बड़ी बात कि आपकी परीक्षा की तिथि फरवरी माह में ही सुनिश्चित की गई है। कहीं कहीं पे पब्लिक 18 फरवरी दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल मुहर उस पर नहीं लगी। अर्थात आपके परीक्षा की तिथि बहुत करीब है। इसके लिए आपको तैयारी करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्प होकर के आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पे अगर आप थोड़े से भी फ्लैक्चुएट हुए तो आपका नुकसान होना जायज है, और यह नुकसान ऐसा नुकसान होगा जिसे पूरी जिंदगी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आप सबके लिए हिंदी की क्लास लेकर के हम उपस्थित हैं। आपको हिंदी की क्लास के साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास, साइंस में बायोलॉजी का सेक्शन पूरा जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के उन सभी टॉपिक जैसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, साइंस का जो पोर्शन जहां पे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है, खत्म नहीं हो पाएगा, तो इन सभी एक एक टॉपिक को चयन करके हम आपके साथ कवर करा देंगे। आज का यह महत्वपूर्ण सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा। बस साधारण सी टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास। ये पहली टॉपिक है। यह टॉपिक बहुत बड़ी टॉपिक है। एक्चुअली में अगर इसे कहें तो ये पूरा आपका शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और आधुनिक यानी 2024 तक के कालखंडों का वर्णन करना है। यानी 1500 साल उधर और 2024 इधर, यानी टोटल अगर देखें तो लगभग 4000 वर्षों का आकलन करना है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी गाथा है। वह गाथा हम लोगों को उस आधार पे पढ़ना है जहां से प्रश्न आते हैं। हमें विद्वानता के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, परंतु परीक्षा पास करने के लिए उतना ही पढ़ने की आवश्यकता है जितने में हमारी आसानी से परीक्षा क्वालिफाई हो जाए और हम अपनी एक सीट रिजर्व कर सकें। जो हमारे पेपर होने हैं उस पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मिनिमम कम से कम 90% और मैक्सिमम 98-99% तक हम अचीवमेंट लेके आए। ऐसी संकल्पना के साथ हम यह बैच आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो पहले ध्यान से देखिए, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब भी करिएगा और सभी क्लास आप जरूर देखिएगा। मुझे भरोसा है कि मैं आपको वो चीजें प्रोवाइड करूंगा जिससे आपका पेपर बहुत बेहतर होगा। बार बार आप रुके रहिए, अंत तक पूरा वीडियो देखिए। बार बार मैं सब्सक्राइब लाइक बात बीच में नहीं करता हूं, पूरी बातें पॉइंट टू पॉइंट होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा बड़ी सरल और बड़ी सटीक भाषा, जिसे हम लोग बार बार बोलते आए हैं। अलग अलग कहानियां, अलग अलग लोकोक्तियां, अलग अलग चीजें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं आप सब जानते हैं। कोई कहता है हिंदवी है, हिंदुओं को न जो हिंदुओं की भाषा थी, कोई कहता है सिंधी का हिंदी हो गया, कोई अलग अलग तथ्य है। सच्चाई ये है कि ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। जो पूछे जाते हैं, जो पेपर वगैरह में आते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग टू दी पॉइंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें जो हमारी हिंदी है, हिंदी का जो विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, एक्चुअली में हिंदी हमारी प्राचीन भाषा जो संस्कृत है, जिसे देववाणी कहते हैं, वहां से चल करके और हिंदी हम लोगों तक पहुंच पाई है। संस्कृत से जब हिंदी का विकास हुआ, हिंदी चलना शुरू की संस्कृत देववाणी से, तो लौकिक संस्कृत के रूप में आई और लौकिक संस्कृत से फिर हिंदी का विकास होता है अगले क्रम में, जिसे हम लोग कहते हैं पाली। पाली आपको बताना है कमेंट करके कि कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं या कौन से ऐसे धर्म के प्रवर्तक हैं जिनके सभी उपदेश पाली भाषा में हैं। और फिर उसके बाद प्राकृतिक भाषा, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैन धर्म और जो आपका क्या कहते हैं बौद्ध धर्म है, यहां से प्रश्न आपके खूब भर भर के पुलिस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सभी चीजों को ध्यान से पूरा पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूंगा जो कॉमन चीजें होंगी मैं बताता चलूंगा आपको। तो प्राकृतिक भाषा जो कि जैन धर्म की भाषा है, आप सब जानते हैं, भगवान महावीर के सारे उपदेश इसी में है। भगवान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये भी आप जानते हैं। भगवान महावीर जो है प्राकृतिक भाषा में अपने सभी उपदेश देते हैं। जैन धर्म दो कालखंडों में बंटा था, जैसे एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है, ठीक है। श्वेतांबर उसे कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर उसे कहते हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं, यानी दिग्धन अंबर
किससे बना है? दिक धन अंबर संधि विच्छेद करिए तो दिक धन अंबर, दिक मतलब होता है दिशाओं से घिरा हुआ जो है वस्त्र उनका, उसी को दिगंबर कहते हैं, जिसे हम लोग नागा बाबा कहते हैं। नग्न रहते हैं, उस दिशाओं को ही अंबर अपना वस्त्र मानते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक से आगे बढ़ी अपभ्रंश में, अवहट्ट में, प्राचीन हिंदी, उसके बाद जो है प्रारंभिक हिंदी, और प्रारंभिक हिंदी से आधुनिक हिंदी तक का विकास क्रम हिंदी का चलता रहा। आज का जो आधुनिक हिंदी है ये खड़ी बोली की वजह से खड़ी हिंदी का यहाँ पे आ गया। तो बोली, भाषा, हिंदी, प्राकृतिक हिंदी, हिंदी का राजभाषा का दर्जा, ये सभी चीजें यहाँ पे कवर होने वाली हैं। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। और मैं आपको फिर से एक बार आगाह कर दूं कि टू दी पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वही पढ़ने वाले हैं जो परीक्षाओं में छपता आया है, आगे भी छपेगा, यह भरोसा है। और आप भी करिए, नोट करते चलिए जो हम लिख रहे हैं और वह आपकी परीक्षा में छपेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाषा परिवार कई भागों में बांटे गए। जो भाषा का परिवार है ये माफ करिएगा, कई कालखंडों में कई भागों में बांटा गया है। पूरे 4 भाषा परिवार है। ठीक है, 4 भाषा परिवार की अगर हम बात करें, जैसे भारोपी हैं, द्रविड़ हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिच हैं, उसके बाद चीनी तिब्बत की 4 भाषा परिवार हैं। इसी भाषा परिवार में से भारोपी भाषा परिवार से हमारी हिंदी बिलोंग करती है। तो पहली पॉइंट आप नोट करेंगे यहां से, हिंदी भाषा में पहली पॉइंट आप नोट करेंगे कि जो हमारी भाषा हिंदी है, यानी हिंदी भाषा भाषा परिवार के भारोपी परिवार की भाषा है। क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा, नोट करते चलिए थोड़ा तेजी से, हिंदी भाषा भारोपी, भारोपी कह रहा है, हिंदी भाषा भारोपी, भारोपी प्रकार की क्या है? भारोपी भाषा परिवार, भारोपी परिवार की हिंदी भाषा भारोपी परिवार की भाषा है। पहला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने। ठीक है, हिंदी भाषा जो है भारोपी परिवार की भाषा है, जो आपके सामने है। आपके कैमरा में दिख नहीं रहा होगा जो हमने लिखा था, इसको थोड़ा सेट कर दें तो आपको दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगली पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अब जो भाषा परिवार है, ये भाषा परिवार कितने होते हैं? तो आप कहेंगे भाषा परिवार 4 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें एक नाम है किसका? भारोपी का। भारोपी का दूसरा भाषा परिवार है, अगर दूसरे भाषा परिवार की बात करें तो द्रविड़ है। कौन है? द्रविड़ है। वहीं पे अगर हम तीसरे भाषा परिवार की बात करते हैं, तीसरा भाषा परिवार ऑस्ट्रिक है। और हम चतुर्थ भाषा परिवार की अगर हम बात करें तो चीनी तिब्बत है। चीनी तिब्बत भाषा परिवार है। ये 4 भाषा परिवार हैं, जिस भाषा परिवार के अंतर्गत हमारी भाषा हिंदी इसी में से एक भाषा का हिस्सा है, जिसका नाम क्या है? भारोपी भाषा परिवार की हमारी हिंदी हिस्सा है। अगर भारत में हम भाषा परिवारों की बात देखें तो सबसे ज्यादा लगभग 75% कहिए, 73% है, 73% है, लेकिन लगभग 75% कहिए, 75 डाटा, जो डाटा वाली बात आती है ना, तो उसको ऐसे याद करिए, 25 के नियरेस्ट, ठीक है, 50 के नियरेस्ट, ठीक, 75 के नियरेस्ट और 100 के नियरेस्ट। यानी भाषा को या कोई भी जब डाटा याद करना हो, चाहे मैथ का हो चाहे इसका हो, तो नियरेस्ट वैल्यू पे जाइए और नियरेस्ट वैल्यू से याद करेंगे ना तो आपको आसान रहे। जैसे 75% है, अब पेपर में ऐसा नहीं 73.1 73.2 ऐसा नहीं आता है। ठीक है, तो आपको याद है कि भारोपी भाषा परिवार लगभग 75% है। अब उसमें चयन करिए, चयन करेंगे ना तो आपको 73 वाला एक मिलेगा, बाकी 60 मिलेंगे, 45 मिलेंगे, 55 मिलेंगे। तो पता चला कि हाँ भाई, भाषा परिवार में जो भारोपी भाषा परिवार है सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और इसमें लगभग 73% यानी 75% भाषा परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, जो कि भारत में बोले जाने वाले लोगों की संख्या है। अगर आपसे पूछे भारत में जो भाषा बोली जाती है, इसमें बोले जाने वाले लोगों में कितने परसेंट भाषा परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, या भारोपी भाषा परिवार के कितने परसेंट सदस्य शामिल होते हैं, तो आप कहेंगे भाई 75% शामिल होते हैं। अब ऑप्शन ढूंढिए, 73 है, 72, 71 है, तो आपका सही डाटा वहां से निकल करके आ जाता है। हिंदी जो है भारोपी यानी भारत यूरोपी, भारोपी को अगर ध्यान से देखें तो भारोपी का अर्थ होगा, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हो जाएगा भारतीय यूरोपी, भारतीय यूरोपी। ठीक है,
भारतीय यूरोपीय तथा भारत ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की भाषा। भारतीय यूरोपीय हो गया, ठीक। भारतीय यूरोपीय भारतीय भाषा परिवार, और ये क्या है, भारतीय भाषा परिवार, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, ठीक है। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी उपशाखा की आर्य उपशाखा की आर्य उपशाखा की भाषा है। अब एक चीज याद रखिए, अगर पूछ ले कि कौन हमारी हिंदी किस उपशाखा के अंतर्गत आती है, तो आर्य। हम लोगों को क्या कहा जाता है, आर्यावर्ते भारत खंडे, गाना सुने ना, आर्यावर्ते भारत खंडे, अयोध्या के बारे में जो वर्णन है लौकुश कांड में। तो आर्यावर्त मतलब आर्य लोग का जहां रहते थे, तो आर्य लोग हम लोग हैं, तो हमारी भाषा कैसे होगी, आर्य होगी। तो आर्य परिवार, आर्य उपशाखा, अगर कहीं मिल जाए आर्य उपशाखा के अंतर्गत की कौन भाषा, तो आप कहेंगे हिंदी हमारी भाषा है। आर्य उपशाखा के अंतर्गत की भारतीय ईरानी कहां से आए हैं, भारत और यूरोप के हिस्से हैं, तो भारतीय ईरानी हो गए, ये हमारे हो गए। अब कह रहा भारतीय आर्य भाषा जो है, बस इनका क्रम याद करना था, क्रम से कोई मतलब है नहीं, इनको हटा देते हैं। मेन हमको भारोपी को ही पकड़ के चलना है, ठीक है। अगर हम भारोपी की बात करें तो भारतीय आर्य भाषा जो हमारी आर्य भाषा है, उपशाखा जो हमारी आर्य भाषा की है, इस उपशाखा की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 कालखंडों में विभक्त किया गया। आप ऐसे हेडिंग डालिए, भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में बांटा गया। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन से कालखंड है, पहला देखिए, पहला कालखंड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। आपको बता दें, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसके 2 कालखंड है। कितने कालखंड है, इसके 2 कालखंड है। एक है इसका वैदिक संस्कृत, तो यहीं पर आप लिखेंगे कौन सा, वैदिक बा नहीं होता, वैदिक होता है, ठीक है। वैदिक संस्कृत, और दूसरी जो भाषा है, दूसरा कालखंड जो है इसका, वो कौन है, लौकिक संस्कृत। कौन है, लौकिक संस्कृत, ठीक। कह रहा है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भैया भारतीय आर्य भाषा जो प्राचीन कालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका कालखंड कितना था, आप कहेंगे भाई इसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। कहां तक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, उसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में चीजें पीछे चलती हैं, जैसे हम लोग ईस्वी लिखते हैं तो 1500 बाद 1600, 1700, 1800 ऐसे होगा। लेकिन जब हम ईसा पूर्व घटना करेंगे तो माइनस की तरफ बढ़ता है, यानी 1500 से 1400, 1300, 1200, 1100, 1000 ऐसे घट करके आता है, ठीक है। अब इसमें से 2 अलग अलग हिस्से हैं, जैसे वैदिक संस्कृत आप सब लोग जानते हैं कि इसको जो है छंद से भी कहा जाता है। इसमें छंद बहुत ज्यादा थे, छंद से कहे जाते हैं, जो पाणिनि द्वारा इसका नाम रखा गया था। और इसका कालखंड कितना है, तो ये 1500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक का है, ये 1000 ईसा पूर्व तक की घटना है। 1000 ईसा पूर्व तक की घटना है, किसकी, वैदिक संस्कृत। आप सभी लोग जानते हैं वैदिक संस्कृत देववाणी संस्कृत है, जटिल संस्कृत है, व्याकरण ज्यादा है, और इसीलिए इसे छंद संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, जो पाणिनि के द्वारा दिया गया था। पाणिनि कौन है, पाणिनि वही है जिन्होंने महेश्वर सूत्र दिया था, जहां से शब्दों की उत्पत्ति हो। जब हम वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम पाणिनि का श्लोक भी आपको बताएंगे, और पाणिनि से संबंधित उन तथ्यों को बताएंगे जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, जिसे हम लोग शंकर सूत्र भी कहते हैं। उसी से शब्दों का, स्वरों का, व्यंजनों का आविष्कार हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे तब, ठीक है।
फिर आ गई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत देखिए, लौकिक चीजें कौन होती है? जो लोकाचार की भाषा है, लोगों की भाषा है। लौकिक मतलब लोगों तक पहुंचने वाली चीजें। तो जो भाषा लौकिक होगी, ऐसी भाषा में व्याकरण का आविष्कार नहीं होता। जैसे आप अपने घर पे पानी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कितने व्याकरण का ध्यान रख रहे हैं? किसी व्याकरण को ध्यान नहीं रख रहे हैं, बस हम बोलते जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है, जो विचार आ रहे हैं, जो हमारी सोच हो रही, हम उससे आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। तो इसमें हम किसी व्याकरण का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात लौकिक व्याकरण, जो लौकिक संस्कृत हुई, इसमें व्याकरण कहीं ना कहीं कम था। इसीलिए इसे क्या कहा गया? प्रयुक्त भाषा शैली कहा गया, यानी लोग प्रयुक्त करते थे, इस भाषा को बोलते थे। ठीक है। इसका कालखंड होता है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के, और कब तक का कालखंड है? 500 ईसा पूर्व तक का इसका कालखंड है। ठीक। मैं बता दूं, आपके जो हिंदी की क्लास है, ये हिंदी की क्लास आपकी डेली चलेगी। इसकी टाइम अभी सेट नहीं है, ऑनलाइन क्लास होगी। अभी आप जो है रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं, इसकी ऑनलाइन क्लास होगी, और टाइम 1-2 दिन में टाइम सेट करके हम आपको बता देंगे। क्लास लगातार आज से आपको मिलेगी। राम दीपावली से सभी आप चीजें, सभी क्लासेस आपके लिए निःशुल्क है। यह बैच भी आपके लिए निःशुल्क है। इसकी मैराथन क्लास भी मिलेगी आपको, पीडीएफ भी मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कालखंड में आते हैं। दूसरा कालखंड होता है, देखिए, प्राचीन हो गया, मध्य हो गया, आधुनिक होगा, 3 ही कालखंड होगा, आसान सी बात है। तो मध्यकालीन, अगर हम मध्यकालीन की बात करते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसका कालखंड कितना होगा? अब बचा क्या? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 कितना, 1000 ईस्वी तक। यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक? ईसा पूर्व से लेकर के कहां तक? 1000 ईस्वी तक। अब देखिए, ईस्वी आ गई। ठीक, 1000 ईस्वी तक। आप हमें कमेंट करिएगा कि ईस्वी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सही कर ले जाएंगे। जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका कालखंड होता है 500 ईसा पूर्व से, माफ करिएगा, 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक इसका कालखंड चलता है। अब आप बताइए, इसी बीच में 2 युग पुरुष पैदा हुए भारत में। एक जैन धर्म के संस्थापक, जिनके संस्थापक नहीं, जैन धर्म के मुख्य तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, महावीर स्वामी। और एक दूसरे जो थे, बौद्ध धर्म के जो तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, और बचपन का नाम सिद्धार्थ, शुद्धोधन के पुत्र। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि जो सिद्धार्थ हैं और जो महावीर स्वामी हैं, पहले एक कमेंट करिएगा कि महावीर स्वामी का जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को कहां ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और महात्मा बुद्ध को कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जीएस में ये हिस्सा पढ़ चुके होंगे। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और ये प्रश्न आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। वहां पे आप वोटिंग जरूर कर दीजिएगा पोल वाले में। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका चयन हो, और इसलिए इस प्रश्नों को, छोटे छोटे प्रश्नों को आप वहां पे भी पोल पे करते रहिएगा। पोल मतलब ट्विटर ना, यूट्यूब पे आता है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, पोल आपको दिखेगा, तो आगे पीछे उस पोल पे कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी जो है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी कौन है? 24वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर कौन है, ये भी आप बताइएगा। और जो ये महात्मा बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, इनका नाम क्या है? भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, तो इनमें एक खंड आता है, एक खंड जो है वह खंड होता है इनका कौन सा? जल्दी बताइए। वह खंड होता है इनका प्रथम खंड, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक में 1500 साल बीत रहे हैं। तो पहला 500 साल से लेते हैं। देखिए, कह रहा है प्रथम प्राकृतिक काल। इसे क्या कहते हैं? प्रथम प्राकृत काल। प्राकृत काल, प्रथम प्राकृत काल होता है 500 ईसा पूर्व से। अब आपको बताना है यही कि कब जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध, 500 ईसा पूर्व से, और ये चलता है 1 ईस्वी तक, यानी पहली ईस्वी तक। कहां तक चलता है? 500 साल, पहली ईस्वी तक। ठीक है, इस बीच में कौन आते हैं? इसी बीच में भगवान बुद्ध आते हैं, और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस में दिए थे? सारे उपदेश किस में दिए? जल्दी बताइए। पाली में दिए थे। तो भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध के
समस्त उपदेश, ये कौन है? पाली। ठीक, ये भाषा है पाली। समस्त उपदेश किस में थे? समस्त उपदेश पाली भाषा में थे, पाली भाषा में थे। पाली मतलब ग्रामीण भाषा कह सकते हैं, लोकचार की भाषा कह सकते हैं, क्योंकि लौकिक संस्कृत में भी कुछ न कुछ व्याकरण है। जैसे मैं खड़ी हिंदी बोल रहा हूं, अब मैं आपको भोजपुरी में पढ़ाऊं, मेरे क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, अवध का रहने वाला हूं, तो अवधी क्षेत्र में मैं आपसे अवधी में बात करूं, तो जो ब्रज वाले हमारे भाई बहन देख रहे होंगे, जो हमारे पूर्वांचल के लोग देख रहे हैं, जो मध्यांचल के लोग देख रहे हैं, जो दक्षिणी यूपी के लोग देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा कि भाई ये कौन सी भाषा बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक, और जब मैं खड़ी हिंदी बोल रहा हूं तो आपकी भी भाषा है, आपको भी वो भाषा समझ में आ रही। तो कहने का अर्थ है कि जो क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, उसी भाषा को हम लोग क्या कह सकते हैं? पाली भाषा कह सकते हैं। और इस पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने छोटे लोगों को, जो निम्न तबके के लोग थे, जो सनातन धर्म से एक तरह से पीड़ित लोग थे, उन सबको एक साथ जोड़े। चूंकि वो संस्कृत से डर रहे थे, भाग रहे थे, उन्हें जोड़ करके महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को जन जागरण की भाषा, जन जागरण की भाषा मतलब जो लोकाचार की, लोगों के बीच की भाषा, उस भाषा में पाली में अपने सभी उपदेश को दिए थे। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है, चूंकि हो सकता है आपका वीडियो कट ना जाए, इसलिए। ठीक है, जब ऑनलाइन चलता है तब ये समस्या नहीं रहती, तब आप हमको बताते रहते हैं भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे दिक्कत आती है तो देखना। दूसरा प्राकृतिक काल, यहां पर आ जाते हैं बी पे, तो आपका द्वितीय प्राकृतिक काल आ जाएगा। द्वितीय प्राकृत काल की अगर बात करें तो इसमें जो भाषा है वो भाषा कौन सी हो जाएगी? तो इसकी जो भाषा हो जाती है, द्वितीय प्राकृत काल की जो भाषा हो जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाता है आपका प्राकृत। उसका नाम ही क्या है? प्राकृत है। और ये किसकी भाषा होती? ये होता है पहली ईस्वी से लेकर के, इसका काल है 500 ईस्वी तक। कहां तक है? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसमें कौन आते हैं? महावीर स्वामी आते हैं। कौन आते हैं? महावीर स्वामी आते हैं। और इन्होंने अपने उपदेश किस में दिए थे? प्राकृत में दिए थे। ठीक, यानी जैन धर्म के हैं। किसके हैं? जैन धर्म के हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। तीसरा कालखंड जिसे हम लोग कहते हैं, इसी का मध्य काल का, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का है, तृतीय प्राकृतिक काल। ऐसे नोट करिए जैसे मैं नोट कर रहा हूं, तृतीय प्राकृत काल। और जब इसको नोट करेंगे तो ये होता है आपका पहली 500 ईस्वी से लेकर के, 500 ईस्वी से लेकर के इसका होता है कहां तक? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। ठीक, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक का इसका संक्रमण काल कहा जाता है। इसी को हम लोग संक्रमण कालीन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण कालीन भाषा। संक्रमण कालीन भाषा, कालीन भाषा। ठीक है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिखा गया संक्रमण कालीन भाषा। इसमें दो खंड हैं, एक खंड है अपभ्रंश का और दूसरा है, इसका मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसका दो खंड है। एक खंड है अपभ्रंश और दूसरा खंड है जो है अवहट। तो पहला खंड हो जाता है अपभ्रंश। पहला खंड कौन सा? अपभ्रंश। अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की बात है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी की बात है। और इसी को हम लोग तृतीय कालखंड भी कह सकते हैं, और इसमें इसे संक्रमण कालीन भाषा कहते हैं। दूसरा है अवहट। अवहट, अवहट जो है, अवहट की जो भाषा है, अवहट का जो संक्रमण काल है 900 से लेकर के, अवहट का 900 ईस्वी से लेकर के कितना है? 1100 ईस्वी तक का माना जाता है। अर्थात अगर हम देखें तो हमारी आर्य भाषा जो अभी तक हमने जो चर्चा किया, एक नजर हम आपको बता दें, हमारी जो हिंदी है ये लगभग 3000 भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा है, विश्व में बोली जाती है। हमारी हिंदी जो है ये भारोपी परिवार की भाषा है। आकृतिक रूप से और आधार पर अगर हम कहें, आकृति या रूप के आधार पर, आकृति या रूप के आधार पर, आकृति या रूप के आधार पर हमारी हिंदी जो है, हिंदी
कैसी भाषा है, हिंदी हमारी कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा, वियोगात्मक, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा। कौन सी भाषा है? विश्लिष्ट भाषा है। ये प्रश्न आपके ही पेपर में यूपीएसआई में पूछा गया है कि हिंदी जो है रूप के आधार पे कैसी भाषा है, तो आप कहेंगे वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा के रूप में जानी जाती है। यह भारोपी परिवार की जो है इंडो ईरानी भाषा की उपशाखा जो है आर्य भाषा के अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है। भारोपी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा शैली है, इसीलिए भारत में इसे स्वीकार किया गया है। भारतीय और यूरोप से मिलकर के भारोपी भाषा परिवार का निर्माण हुआ है। लगभग 75% लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। यहां तक बहुत आसान है। इसके आगे बढ़िए, याद करते चलिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक बार पढ़िए याद कर लीजिए, बस इसी को फाइनल मान के चलिए, दोबारा पढ़ना ना पड़े। ठीक, इसमें प्रश्न कहीं से पूछ रहे, जो भारतीय आर्य भाषा है, जो भारतीय आर्य भाषा है, इसके 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंड का मतलब होता है प्राचीन काल, मध्यकाल और वर्तमान काल। प्राचीन काल की जो हमारी भाषा थी, प्राचीन काल की, ये दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्राचीन काल की जो भाषा थी उसमें 2 भाषा, इसे आर्य भाषा परिवार को 2 कालखंडों में बांट दिया गया था। इसका महत्वपूर्ण कालखंड होता है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक, परंतु इसे 2 कालखंडों में बांटा गया, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत देववाणी संस्कृत होती है, इसे जो है वैद की भाषा भी कहा जा सकता है, वेद की भाषा कहा जा सकता है। आप सबको ज्ञात है कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेद होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 18 उपनिषद होते हैं और 108 पुराण होते हैं। तो ये याद कर लीजिए, यहां से मिलता है। ठीक, तो जो हमारे वेद हैं, वेद की भाषा कौन सी भाषा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो वैदिक संस्कृत है। उसके बाद लौकिक संस्कृत की बात हो जाती है। लौकिक संस्कृत जन जागरण की भाषा तो नहीं है, लेकिन जनता तक पहुंचती है, लोग इसे बोल ले जाते हैं। इसमें ग्रामर का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक रही, परंतु बहुत से ऐसे वर्ग रहे जो इस भाषा परिवार से वंचित होते गए, क्योंकि उन्हें संस्कृत अच्छी तरह से या तो बोलना नहीं आता था या छूट जाता था। जैसे अपने ग्रामीण सेक्टर में हम लोग चलते हैं, जब गांव में पहुंचते हैं तो हम गांव की भाषा बोलते हैं। ठीक, जो हमारी ग्रामीण भाषा है, जिसे हम अवधी, जैसे हम अवध क्षेत्र में अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, भोजपुरी हमारे यहाँ थोड़ा मिक्स होता है, क्योंकि हम लोग आजमगढ़ बेल्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे मिक्स भाषा हो जाती। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता मध्यकालीन आर्य भाषा शैली। मध्यकालीन आर्य भाषा शैली के अंतर्गत आएंगे तो इसमें आपका प्रथम प्राकृतिक काल होता है, जिसे पाली भाषा कहते हैं। महात्मा बुद्ध, जिसे सिद्धार्थ बचवन का नाम है, राजा सुद्धोधन के पुत्र थे, बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। ये सब प्रश्न आपको याद कर लेनी चाहिए, एकदम रटा रटाया जुबान पे होना चाहिए। कहीं से कोई पूछ ले तुरंत बता दीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इन्होंने अपना, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनका मृत्यु कहाँ हुई थी, ये जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे निवास किए थे, बिहार में बिहार शब्द का क्या अर्थ है, ऐसी चीजों को आप याद कर डालिए। महात्मा बुद्ध के नाम पे ही बिहार का नाम पड़ा था। वहां बिहार मतलब होता, जब लोग जाते थे, इकट्ठा होते थे, रहते थे, बिहार होता था, तो उसी को बिहार कहते हैं। आज बिहार राज्य है। ठीक है, पाली हो गया। बौद्ध धर्म के सभी उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें द्वितीय प्राकृतिक काल, द्वितीय प्राकृतिक काल के कहेंगे तो प्राकृत भाषा होती है। प्राकृत भाषा जैन धर्म की होती है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक, यानी जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि ऋषभ देव का नाम आप जानते होंगे। उसके बाद जो है 23वें तीर्थंकर कौन है, तो 23वें तीर्थंकर आप बताएंगे। 24वें तीर्थंकर कौन है, उनके बारे में बताएंगे। महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जो है प्रकृत में अपने सभी उपदेश दिए हैं। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर कौन है, जो नग्न रहते थे। ठीक है, उसके बाद आपका तृतीय भाषा काल आता है, जिसमें 2 हिस्से हो जाते हैं। अपभ्रंश जो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक चलता है, और दूसरा हो जाता है अवहट्ट, जो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक चलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि साधारण चीजें हैं, जनरल चीजें हैं, आपको याद हो गई होंगी। तीसरा खंड बाकी है, मैं तीसरे खंड को लिखने चल रहा हूं, ताकि आप एक जगह से अगर आप इसकी साथ लें तो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, तो मैं उसको लिख देता हूं। ठीक है, तीसरे खंड पे अगर हम चर्चा करें तो तीसरा क्या होगा, आधुनिक भारतीय भाषा। यही तो होगा, आधुनिक भारतीय भाषा। तो आधुनिक भारतीय भाषा तीसरा यहां पे, तो ये तीसरा हो जाएगा। इसका नाम है आधुनिक
भारतीय, भारतीय कहिए या आर्य कहिए, आर्य जो है भारत के ही मूल निवासियों को आर्य कहा जाता है, भारतीय भाषा। और ये जो है आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत आपके कई हिस्से हैं, जैसे कि अब इसमें भी है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, ठीक है। दूसरा जो है आपका यहीं पे मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। और तीसरा जो हिस्सा है वो कौन है, आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, ठीक। अब ये तीन हिस्सा हो गया, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। 1100 तक अवहट्ट की बात हो गई थी, यहां है ना 900 से 1100 तक ईस्वी तक। अब आगे बढ़ेंगे 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक, 1100 से लेकर के कहां तक, 1400 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो किसका होता है, वो होता है प्राचीन हिंदी का, ठीक। इसके सभी साहित्य, सभी चीजें, सभी लेखक, सभी परिचय पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हम आज पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हमारी हिंदी भाषा आई, कैसे कैसे आई, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है, हम बस उसकी समरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कल पढ़ेंगे हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी के, उसी के बाद पूरा हम ये दोनों चैप्टर का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको दूंगा। ये नोट्स की क्लास है, एक तरह से नोट्स के माध्यम से, तो उसका एक प्रैक्टिस पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। फिर वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला का एक ही दिन में पूरा निचोड़ करेंगे, फिर वर्णमाला से संबंधित प्रैक्टिस पेपर आपको करा देंगे, जो अभी तक प्रश्न पूछे गए सब। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते चलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा आसानी से। 1400 से लेकर के 1800 ईस्वी, कहां तक, 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक का जो काल है, एक इसका होता मध्यकालीन। और 1850 से लेकर के 1850 ईस्वी से लेकर के 2000, क्या है इसको छोड़ दीजिए, आगे 100 आन है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी कहते हैं। अर्थात अगर हम बोलें, अब जो आपको नोट करना है वो यहां आप नोट कर सकते हैं, ऐसे स्टार लगा नोट करिए। अर्थात हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। हिंदी की जननी कौन है, हिंदी की जननी